हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की। तो ये हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो गोइंग ऑन है और हम बात कर रहे हैं डे 7 की। तो डे 7 में हम वर्क एनर्जी पावर की थियोरी पार्ट और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियोरी पार्ट से। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है और यहाँ पर हमने ट्रेंड एनालिसिस जो होता है जेई मेंस का वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो इस चैप्टर से जैसा आप देख सकते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से जो इस चैप्टर का वेटेज रहा है लास्ट 5 इयर्स में जेई मेंस के एग्जाम में वो 2.37% रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया है। यानी कि 2024 में जैसा आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया है, 23 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 22 में एक क्वेश्चन आया है और वापस से 21 और 20 में एक एक क्वेश्चन आया है। ठीक है। और हमने यहाँ पर ये भी जो है दिया है कि कौन सा टॉपिक जो है उस क्वेश्चन में यूज हुआ था। जैसा कि 2024 में जो आया था उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है E=P²/2m वो यूज हुआ है। ऐसे ही 23 में भी पावर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आया था। 22 में अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड आया था, कोलिजन और पावर। ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है आपके टॉपिक्स कवर होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम को इजीली जो है उसकी प्रिपेयर जो है बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनर्जी थ्योरम और एनर्जी से रिलेटेड जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में ही नहीं, जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी। ठीक है। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये हमारे लेक्चर का इंडेक्स है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क से। ठीक है। तो हम सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है। कि वेरिएबल फोर्सेस जो होते हैं उनसे अगर वर्क डन होगा तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर से एनर्जी के बारे में आएंगे। फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद हम उसके टाइप्स पे जाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है और उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे स्पेसिफिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है। यानी कि हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। उसके बाद हम पावर जो है पावर क्या टॉपिक समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोलिजन के बारे में। ठीक है। तो कोलिजन से अगर जेई मेंस में इस एक साल में क्वेश्चन नहीं आता एक पर्टिकुलर ईयर में, तो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोलिजन से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है। कोलिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हमेशा ग्रेजुएशन टाइम पे भी और उसके बाद अगर आप एग्जाम्स दोगे तो वहां पे भी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोलिजन का। तो उसके बाद हम जाते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस में। फिर हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। तो जैसे ही आप जो है इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ चुके होंगे फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं रीबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। ठीक है। रीबाउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलिजन के केस में, तो उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क को समझने से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है। वर्क तब होता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी में फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उस बॉडी में फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो। मान लो अगर आप एक हैवी टेबल को धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा, टेबल थोड़ा आगे खिसक जाती है तो आपने वर्क किया है। लेकिन अगर आप बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉल अपनी जगह से नहीं हिलती है, बॉल अपनी जगह पर ही रहती है, तो आपने कोई वर्क नहीं किया है। ठीक है। तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पर दी गई है, जूल होती है। और सीजीएस सिस्टम में वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ERG। तो ये आपको याद रखना है। 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के।
बॉडी को अगर एस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना है, फोर्स एफ ने बॉडी में वर्क किया, उस वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई एस इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो एफ एस कोस थीटा आ गया। एफ कोस थीटा जो है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट करता है, और W इक्वल्स टू एफ डॉट एस होता है। ठीक है, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। वर्क का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, जूल होता है, और ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है, तो उसको 1 जूल कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन मीटर जो है वो भी हम बोल सकते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क, फिर हो सकता है नेगेटिव वर्क, और जीरो वर्क हो सकता है। ठीक है, तो वर्क को पॉजिटिव वर्क कब बोल सकते हैं, वर्क को पॉजिटिव वर्क तब बोलते हैं जब एफ और एस की डायरेक्शंस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। मतलब एंगल थीटा की जो वैल्यू है या तो जीरो हो या क्या हो, जो जीरो होगी या तो फिर एक एक्यूट एंगल होगी। ठीक है, एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है। तो एंगल थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर एक्यूट एंगल होगा। इस सिचुएशन में फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क जो है उस वो पॉजिटिव वर्क आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं नेगेटिव वर्क की, तो नेगेटिव वर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल या तो 180 डिग्री हो या फिर क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो वहां पर जो वर्क आता है वो आता है नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कोस थीटा। वर्क जीरो होने की क्या कंडीशन है ये हम देख लेते हैं एक बार। तो या तो फोर्स जीरो हो, मतलब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, उस केस में वर्क डन जीरो हो सकता है। ठीक है, या फिर बॉडी में फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो एक बॉल है और आप उसे धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, अगर या तो फोर्स जीरो हो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, उसी केस में क्या हो सकता है, वर्क डन जो है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और तीसरा केस जो है वो यहाँ पे तब बन सकता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्रेजेंट है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो अगर एफ और एस यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एफ एस कोस थीटा का फॉर्मूला आप यूज करोगे, एफ एस कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जो वर्क डन है इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी होती है जब आपका जो वर्क है वो जीरो आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है, इस केस में हमें वर्क डन निकालना है जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। सपोज जैसा कि फिगर में दिखाया गया हो, जो कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इस तरीके से ए बी कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा वर्क डन, और आप उसको, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जिस तरीके से यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक कर्व गिवन है आपको, तो आप को यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो एरिया अंडर दिस कर्व, कर्व ए बी के अंडर में जो भी एरिया होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, ये आपको याद रखना है, वो जो है वो मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है जैसा यहाँ पर दिया है, तो वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व, और इस ग्राफ के लिए होगा एरिया ए बी सी डी और ए। ठीक है, तो वापस से ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को
वर्क के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक फोर्स को कंजर्वेटिव तब कहा जाता है जब किसी बॉडी को मूव करने में जो फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स द्वारा किया हुआ जो वर्क है या फिर उस फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ जो वर्क है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता हो, बट कौन सा पाथ फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, या इन्हें कंजर्वेटिव फील्ड्स भी बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या मतलब होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये है कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो है उस पर लगता है, तो उस फोर्स द्वारा किया हुआ वर्क या फिर उस फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्क है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पाथ से ले जाओ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, जैसा एयर प्रेजेंट है और एयर फ्रिक्शन हर तरफ लग रहा है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है, ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो नॉन कंजर्वेटिव वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एक बॉडी की कैपेसिटी और एबिलिटी के रूप में, कि वो वर्क कर सकती है, कि वो कितना वर्क कर सकती है। ठीक है, एनर्जी एक जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट वर्क के बराबर होता है, और इसका डायमेंशनल यूनिट भी वर्क के बराबर होता है। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो कितना होता है, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। और भी कुछ यूनिट्स है एनर्जी की जो यूज होती है, जैसे अर्ग, जो कि 10⁻⁻7 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 अर्ग इक्वल्स टू होती है 10⁻⁻7 जूल। एक कैलोरी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक कैलोरी इक्वल्स टू होती है 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल के। ठीक है, तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, जो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में करने पड़ सकते हैं। 1 किलो कैलोरी जो होती है वो होती है 4186 जूल के, और 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 3.6 10⁻6 जूल के। उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो इस तरह की जो है कुछ यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर आपको दी गई है और वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की वो कैपेसिटी होती है कि वो अपनी मोशन के कारण कितना वर्क कर सकती है। मतलब मान लो एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उस v वेलोसिटी की वजह से वो कितना वर्क कर सकती है, उसको ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो एनर्जी किसी मूविंग बॉडी में होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वेलोसिटी का साइन कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आप उसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, जब आप यहाँ v की वैल्यू को पुट करते हो तो v² आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी इम्पॉसिबल होती है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इम्पॉसिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से इस रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। कौन से रिलेशन से, ये जो होता है k इक्वल्स टू p² / 2m, या फिर आप यहाँ से p को फाइंड करोगे तो p इक्वल्स टू √2m k आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है और उन सबकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको बतानी है, तो हम हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं। इस तरह पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं के इक्वल्स टू हाफ समेशन ऑफ एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है। एम आई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे आप आई को सम करवाओगे 1 2 3 अप टू जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ऐसे ही हमने जो वेलोसिटी ली है वो भी सभी पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे ली है समेशन लगाकर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय फोर्स इक्वल्स टू v गुना t डिवाइड बाय 2। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय फोर्स इक्वल्स टू v t डिवाइड बाय 2, ऐसा होता है। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है और जो t है वो टाइम था। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी या सिस्टम में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टोर होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बॉल को ऊपर उठाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली, अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब स्प्रिंग रिलीज होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि एक सिस्टम में ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की म्यूचुअल पोजीशन की वजह से होती है। सिमिलरली, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उसके पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी में स्टोर होने वाली जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू हम सिर्फ तब ही डिफाइन कर सकते हैं जब हम एक आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही फिजिकली सिग्निफिकेंट होता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जनरली रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पर लिया जाता है और वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम की जाती है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इंटरेक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये होता है U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो U इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि माइनस ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू R F डॉट टी आर। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके आगे जो है वो हमारे पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। तो इन सभी के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज जो है वो हम यूज करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी है जो दो बॉडीज के बीच के सेपरेशन के स्टेट से जुड़ी होती है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। मान लो दो पार्टिकल्स है m1 और m2 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r। अगर एक बॉडी जिसका मास m है उसको अर्थ की सरफेस से हाइट h तक उठाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है, ठीक है, यानी अर्थ और बॉडी को कंबाइन करके जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो होती है डेल्टा U इक्वल्स टू एम जी एच डिवाइड बाई 1 + h/r। और ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। जब हम H को कैपिटल R से बहुत छोटा लेते हैं
तो उस केस में ये mgh हो जाता है। ठीक है, r जो है वो यहाँ पे क्या था, वो अर्थ की रेडियस थी। अगर आपने h जो है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है वो डेल्टा u इक्वल्स टू mgh आ जाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम mgh ही यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने ये पेन जो है वो 1 मीटर की हाइट पे रखा है, तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और यहाँ 1 मीटर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कई ऑर्डर्स का डिफरेंस है। इसी वजह से इस केस में हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh को कंसिडर करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में पोटेंशियल एनर्जी का जीरो ग्राउंड पर लिया जाता है। ठीक है, रेफरेंस जो होगा वो आप जीरो ग्राउंड पर लोगे। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो यू का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है यू इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2 जो है वो दो चार्जेस है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसके बाद जब एक इलास्टिक बॉडी जैसे कि एक स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो है वो काम करना पड़ता है। ये जो काम होता है इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, यानी वो एनर्जी जो स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में खर्च हुई है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। उसके बाद जो एनर्जी जो हमारी कंप्रेस और स्ट्रेच करने में खर्च हुई है, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है। अगर के बड़ा है तो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, और उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना स्ट्रेच या कंप्रेस हुई है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताता है कि जो वर्क किया गया था वो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू के रूप में क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। यानी वर्क डन और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन x1 से खींचकर फाइनल पोजीशन x2 तक लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे जो एनर्जी होगी, जिसके लिए आप फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। वहां से आप हाफ के को कॉमन ले सकते हैं, और फॉर्मूला आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग जो है वो वर्क करती है। अब हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में लगने वाले सभी फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो या इंटरनल फोर्स हो, सभी के द्वारा किया गया वर्क उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क डन, जिसको आप लिखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर वर्क डन प्लस नेट वर्क डन। ठीक है, जहां पर के जो है के आई जो है वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, आपने उस पे कुछ वर्क किया है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनली जो है बढ़ के आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से ये जो वर्क थ्योरम है वो वर्क करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो उस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी ई होती है,
काइनेटिक एनर्जी के और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के प्लस यू, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू। जब सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वैसे मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन यह होता है E इक्वल्स टू के प्लस यू। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम कहते हैं कि के प्लस यू, ठीक है, यानी कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो सम है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है। कुछ फिजिकल सिचुएशंस ऐसी होती है जहां एक या एक से ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो सिस्टम पर एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया नेटवर्क 0 होता है। तब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो होने वाला है हमारा नेट जो वर्क डन है उसको लेकर, यानी कि समेशन ऑफ नेट वर्क डन जो है वो इस सिचुएशन के लिए कितना आता है, 0 आता है। मैकेनिकल एनर्जी ई जो है वो क्या रहती है, इसका मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की जो कि है पावर। तो पावर वो क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि वर्क किस तरह से हो रहा है, वर्क किस रेट से हो रहा है, या एनर्जी किस रेट से ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। एवरेज पावर को डिफाइन किया जाता है W/T से, जहां W की जगह पे एनर्जी भी आ सकती है, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी यूज्ड या एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टाइम। W जो है वो वर्क करने में जितना कम समय होगा उतनी ज्यादा जो है पावर होगी। ठीक है, यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन, तो रेट ऑफ वर्क डन जो है वो जितना कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितना कम समय कोई व्यक्ति या मशीन किसी पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में लेता है उतनी ही ज्यादा उस व्यक्ति या मशीन की पावर होती है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट वोट होता है, जहां एक वोट को डिफाइन किया गया है एक जूल पर सेकंड के रूप में। ठीक है, हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dW डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा F डॉट ds, तो F डॉट ds डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू F डॉट v, यानी कि जो ds बाई dt जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जिसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आपके पास आ गया P इक्वल्स टू FV। ठीक है, पावर की कुछ कॉमन यूनिट्स भी होती है, जैसे कि 1 किलोवोट जो है वो 10⁻³ वोट की इक्वल होती है, 1 मेगावोट जो है वो 10⁻6 वोट की इक्वल होती है, और एक HP यानी कि हॉर्स पावर जो है वो 746 वोट के बराबर होती है। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को लेकर जो कि है कोलिजन। ठीक है, तो हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिजन जो है वो एक प्रोसेस है जहां दो बॉडीज के बीच फिजिकल इंटरेक्शन होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज का फिजिकल इंटरेक्शन होता है जिसमें हर एक बॉडी दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को कोलिजन कहते हैं। तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होने का प्रोसेस ही कोलिजन है। कोलिजन दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें वन डायमेंशन में, जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, इसमें टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं और इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसीलिए एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलाइडिंग पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। तो इसके अलावा जो फोर्सेस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है और कोलिजन के पहले और बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी वो सेम रहती है। इस फिगर में दो बॉडीज है A और B, जिनका मास होता है M1 और M2,
इनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2। ये दोनों आपस में कोलाइड जो है वो करने वाले हैं, कोलाइड हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टकराने के बाद अब पहले वाले की वेलोसिटी जो है वो हो गई है v1 और दूसरे वाले की वेलोसिटी हो गई है v2। तो यहाँ पर क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2 के। इसलिए ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। तो u1 माइनस u2 ये है बराबर हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है u1 माइनस u2 और यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है v2 माइनस v1 और जो u1 माइनस u2 है वो इक्वल होता है v2 माइनस v1 के। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप v1 जो है उसका फॉर्मूला आप इजीली इन दोनों को सोल्व करके फाइंड कर सकते हैं और ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका v1 का जो एक्सप्रेशन है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली आप v1 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कराने के बाद आप v2 का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, जो हो जाएगा 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटीज आप इजीली इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। यहाँ इस कोलिजन में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलिजन के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। मान लो ये पार्टिकल m1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u1 है और दूसरा पार्टिकल है m2 और ये जो है जिसका जो वेलोसिटी है वो u2 है। ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी से और m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो जब m1 और m2 का कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे m1 इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और जो m2 है वो इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। उसके बाद यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये लीनियर मोमेंटम दोनों इंडिपेंडेंट एक्सिस जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस में भी जो है कंजर्व होता है। तो x एक्सिस के अलोंग हम मोमेंटम कंजर्वेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 कोस थीटा। तो जैसे यहाँ पर m1 v1 जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये जो x एक्सिस है उस डायरेक्शन में m1 v1 कोस थीटा होगा और जो y एक्सिस है परपेंडिकुलर वो हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप x एक्सिस की बात कर रहे हो तो हो जाएगा m1 v1 कोस थीटा प्लस m2 v2 कोस फाई। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है, फाई है। ठीक है, तो ये आप कंसिडर करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद y डायरेक्शन में हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो y डायरेक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा 0 बराबर, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन थी वो उनकी x एक्सिस थी, y एक्सिस में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा और एक है माइनस y एक्सिस में तो इसको हम माइनस लेंगे, माइनस m2 v2 साइन फाई। ठीक है, उसके आगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो भी कंजर्व होगी और इसको आप लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं अगर हमें थीटा और फाई की वैल्यूज पता है तो। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर थीटा और फाई की वैल्यूज गिवन है तो आप यहाँ पर उनको सब्स्टिट्यूट कराएंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे और आप इजीली v1 और v2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसी जो है वो कोलिजन होता है 1D में जिसमें काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर नहीं होती। मतलब कोलिजन के बाद
और पहले काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। कोलिजन के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन लीनियर मोमेंटम यहाँ कंजर्व होता है। टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, वो टकराते हैं, टकराने के बाद वो दोनों साथ एक साथ चिपक जाते हैं, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। उसके बाद इसीलिए ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। इस टाइप की सिचुएशन में हम कॉमन स्पीड निकालते हैं दोनों पार्टिकल्स की, जिसका फॉर्मूला होता है v=m1v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का जो है वो लॉस होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं रहती। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी लॉस हुई है, तो वो जो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा के इक्वल्स टू m1m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1 प्लस m2। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मेरा वेलोसिटी है v2 जो है, अगर वो जीरो हो जाता है कोलिजन के बाद, तो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर v2 को जीरो पुट कराओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल्स टू m1m2 v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 प्लस m2। ठीक है। उसके बाद कोलिजन जो है, वो कोलिजन से पहले अगर v2 जो है वो जीरो है, तो क्या होगा, उस टाइम पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी जो है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो चेंज हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आफ्टर कोलिजन और कोलिजन के बाद जो है वो दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपका जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने प्योरली इलास्टिक कोलिजन और प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात की थी, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ सिचुएशंस होती है और उनको डिफाइन करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसके रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 से डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो मिलता है उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E जो है वो 0 के बराबर होता है। अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हम इसे पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E इक्वल्स टू 0 का मतलब है v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0, यानी कि v2 इक्वल्स टू v1, जो कि ये दिखाता है कि कोलिजन के बीच में दोनों की स्पीड जो है वो सेम होगी। तो ये दिखाया जा सकता है कि इनइलास्टिक कोलिजन के केस में कोलाइडिंग बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज कुछ इस तरह दी गई है, यानी कि v1 होगा m1 माइनस ई एम टू डिवाइड बाय ई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस 1 प्लस ई m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2। ठीक है। इसी तरह से जो है दूसरा जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी v2 का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर आप u1 जो है, ये वाली टर्म आएगी 1 प्लस ई m1 प्लस m2, और ये वाली जो टर्म है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो e है वो m1 के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर एक पार्टिकल का मास m है और वो वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, फिर वो दूसरे आइडेंटिकल स्टेशनरी टारगेट को इनइलास्टिकली हिट करता है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और टारगेट आपस में कोरिलेटेड होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने दोनों का जो मास है वो सेम लिया है, और दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रुका हुआ है। ये जो है माना गया था। तो इस केस में होता है, क्या हो जाएगा, v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये काफी इंपॉर्टेंट एक केस होता है जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगर एक्सट्रीम इनइलास्टिक कोलिजन का केस हो जिसमें टकराने वाले ऑब्जेक्ट एक साथ चिपक जाते हैं, तो कोलिजन से पहले जो है, अगर इस तरीके से जो एक पार्टिकल है m1 वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, और जो m2 है वो रेस्ट पे है, ठीक है, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो कोलिजन के बाद क्या हो रहा है कि दोनों पार्टिकल्स m1 और m2 जो है वो एक वेलोसिटी v2 से मूव करने लग गए, और दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है, एक साथ।
इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2 वो हो जाएगी m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v1। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रेशियो की बात करें तो कोलिजन से पहले और बाद में वो होगा, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा ke1 डिवाइड बाय ke2 इक्वल्स टू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हमें कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा लॉस्ट हुआ है ये कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ke1 माइनस ke2 डिवाइड बाय ke1 और m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रीबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। एक बॉल जब फ्लोर से टकरा के वापस उठती है उस प्रोसेस को रीबाउंडिंग बोलते हैं। तो nth रीबाउंडिंग के बाद बॉल की स्पीड vn होगी और उस vn का फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर n, यानी कि एक्सपोनेंशियल n v नोट। एक्सपोनेंशियल n और v नोट जो है, v नोट को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2gh नोट। ठीक है, तो इस तरह से vn का जो है ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। बॉल के द्वारा nth रीबाउंड के बाद कवर की गई जो हाइट होगी वो हो जाएगी hn इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2n मल्टीप्लाई h नोट। ठीक है, टोटल हाइट या टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी, देखो रीबाउंडिंग का मतलब है कि हमने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने के बाद वो वापस बाउंस करेगी। अगर बॉल ने कई बार जंप किया या कई बार टकराई और फिर धीरे धीरे उसकी हाइट कम होगी और फाइनली बॉल रुक जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी कैपिटल H इक्वल्स टू h नोट प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 इक्वल्स टू आ जाएगा h नोट 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। अब टोटल टाइम जो बॉल को लगेगा जब तक वो बाउंस करते करते रुक नहीं जाती वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले बाउंस के लिए, फिर दूसरे बाउंस के लिए, फिर तीसरे बाउंस के लिए, ऐसे ही चौथा बाउंस भी होगा और जब फाइनली बॉल रुक जाएगी तब तक का टोटल टाइम जो है वो आपको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू टी नोट प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 और जितने भी नंबर ऑफ बाउंस जो है वो आपको गिवन होंगे वहां पर। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2h नोट डिवाइड बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2h1 डिवाइड बाई जी। तो इस तरीके से आप सभी टाइम्स का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबका एडिशन करेंगे और आपके पास आ जाएगा कैपिटल T इक्वल्स टू अंडर रूट 2h नोट डिवाइड बाई जी 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस। अब हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा लेक्चर था उसकी समरी क्या है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, पहले वर्क के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो ट्रांसफर होता है जब एक फोर्स जो है वो क्या होता है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसको हम वर्क बोलते हैं। उसके बाद हमने बात किया था वर्क डन जो है वो वेरिएबल फोर्सेस के लिए क्या क्या होता है। फिर हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में बात की थी। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के साथ हम वर्क डन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फिर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्प्रिंग के केस में क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ की एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी पढ़ा था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो काइनेटिक एनर्जी को वर्क से कैसे रिलेट करती है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी आज के लेक्चर में। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझा था कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कराते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस में। फिर हमने पढ़ा था कि जो पावर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला जो है वो वर्क डन से कैसे रिलेटेड होता है। फिर हमने बात की थी कोलिजन के बारे में कि कोलिजन जो है वो एक इवेंट में कैसे दो बॉडीज जो है जब वो इंटरेक्ट करती है फिजिकली उस टाइम पे कोलिजन के डिफरेंट फॉर्मूलाज और केसेस जो है वो कैसे बनते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशनल में डिस्कस किया था। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशनल में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने इन इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी डिटेल में। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था, उसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर हमने रीबाउंडिंग ऑफ अ बॉल जो है कोलिजन के टाइम पे क्या होता है उसका कुछ फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो
ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।